माननीय जितेंद्र ओझा जी से। सर कैसे हैं आप? बढ़िया है। और आप, हम जानना चाहते हैं कि आपका नाम तो बहुत सारे लोग जानते हैं, सरकार भी जानती है, अपने बारे में खुद खुद बताइए आप सर। अपने बारे में क्या बताना, मैं तो जनसेवक हूँ, ये सारे लोग जानते हैं। और पॉलिटिकल ठप्पा कभी हावी नहीं होने दिया हूँ। मैं जनता की आवाज़ बन के ही चलता हूँ, भले पार्टी का वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन जनता की जो आवाज़ होती है वही आवाज़ मैं उठाता हूँ। जनता के हित की बात सोचता हूँ। पहले मेरे लिए जनता की हित की बात है, देश का हित है, उसके बाद पार्टी की बात सोचता हूँ। अच्छी बात है। और आपसे सवाल मेरा ये है कि गोरखपुर की राजनीति आप क्या होने वाली है फ्यूचर में? ये जो गोरखपुर का संसदीय क्षेत्र है, जहाँ से आपको पता ही है कि क्या हुआ, और यहाँ पे माननीय हमारे मुख्यमंत्री साहब जी ने, खैर आज मुख्यमंत्री हैं, सीएम हैं हमारे, क्या कहना चाहते हैं इसके लिए आप? सीएम का कार्यकाल ठीक ठाक चल रहा है। बहुत ठीक भी नहीं कहा जा सकता, बहुत खराब भी नहीं कहा जा सकता, औसत दर्जे पे चल रहा है। पिछली सरकारों से तो बेहतर है, क्योंकि मुझे केंद्र सरकार दिखाई देती है। केंद्र सरकार के ही बिहाफ पे सारे काम हो रहे हैं, और केंद्र सरकार टू द बेस्ट सरकार। अब तक भारत में जितनी भी सरकारें हैं उसमें माननीय मोदी जी बेस्ट सरकार के रूप में काम कर रहे हैं। और बहुत बड़ी विपदा आई है, बहुत बड़ी आपदा आई है। आज पूरे देश में ये जो संकट का बादल मंडरा रहा है, एक कोरोना जो आया हुआ है और लॉकडाउन जो हुआ है, इसके विषय में क्या कहना चाहते हैं? लॉकडाउन के विषय में कहना यह है कि देखिए, माननीय मोदी जी ने जो गाइडलाइन जारी किया है लोगों को घर रहने के लिए, वो बहुत ही व्यवस्थित तरीके से गाइडलाइन का पालन भी जनता कर रही है। कहीं कहीं जनता ने पालन नहीं किया है, और कहीं कहीं पुलिस ने भी ठीक काम नहीं किया है। 70% पुलिस ने अच्छा काम किया है, लेकिन 30% मुझे दुख है कि पुलिस ने बेतहाशा मार भी दिया जनता का। मैंने इसका विरोध भी किया है और इस पर लिखा पढ़ी भी किया हूँ। उन पुलिस कर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई हो। आप उन्हें समझा बुझा के घर भेजिए, लाठी से पीटने का अधिकार नहीं है। आप इस तरह से मार दे रहे हैं, 6 महीने वो नौजवान उठ नहीं पाएंगे, ये गलत है। इससे हमारी सरकार बदनाम होगी। मोदी जी ने ये नहीं निर्देश दिया है कि आप मारिए पीटिए किसी को, आप उनको समझा बुझा के उनको घरों को बैक करिए। लॉकडाउन से हमारे देश को क्या हानि और क्या लाभ होने वाले हैं? लॉकडाउन से हमारा देश लगभग 5 वर्ष पीछे चला गया। इस लॉकडाउन में देश हमारा 5 वर्ष पीछे चला गया। और आपको बता दूं कि इतनी बेहतर व्यवस्था गवर्नमेंट ने कर रखी है। आज कोई व्यक्ति ये नहीं कर सकता, नैतिक कर्तव्य बनता है कि अगर हम सक्षम हैं तो लोगों को सुविधा मुहैया कराया जाए। मोदी सरकार तो बढ़िया काम कर ही रही है। नहीं, लॉकडाउन से देश को क्या आर्थिक हानि और मैं लाभ की बात कर रहा था सर? नहीं, लॉकडाउन से मैंने आपको पहले ही बताया, लॉकडाउन से देश हमारा 5 साल पीछे चला गया। अब लॉकडाउन खोलने के बाद दुर्भाग्य इस देश का यह है कि विपक्षी इसको लेके एक मुद्दा न बनावे। मैं अपील करना चाहता हूं, विपक्ष में जितनी भी पार्टियां हैं वो इस समय सरकार का साथ दे रही हैं, और लॉकडाउन खोलने के बाद भी कटाक्ष न करें, सरकार का साथ दें। और जो त्रुटि हो, इसके विषय में क्या कहना चाहते हैं? ये एक मार्मिक प्रश्न आपने किया है। उर्वा साइड में 2 पेशेंट पाए गए हैं। ये वहाँ उनके परिवार की जिम्मेदारी बनती थी सरकार को अवगत कराना। लोग सरकार को अवगत नहीं करा रहे, छिपा ले रहे हैं। ये सोचें बीमारी ठीक हो जाएगी, ये बीमारी ठीक होने वाली नहीं है। पूरे विश्व के वैज्ञानिक लगे हुए, अभी दवा इजाद नहीं हो पाया है। ये परिवार के लोगों की देन है कि बीमारी बढ़ गई है, और सुन रहे हैं कि कुछ और लोगों में भी पॉजिटिव पाने की संभावना है उनके परिवार में। तो अगर ऐसा कहीं भी है तो मैं अपील करना चाहता हूं कि आप तुरंत पुलिस को सूचना दें, कंट्रोल रूम को सूचना दें, प्रशासन को सूचना दें कि ये पेशेंट है और इसे आप ले जाएं। सर अपने बारे में ये बताइए कि काफी दिनों से, काफी समय से आप संघर्ष कर रहे हैं। कितना समय हो गया जनता के लिए आप काम कर रहे हैं? लगभग 35-40 साल हो गया मुझे जनता की आवाज़ बने, और मैं कभी किसी पद का लालच नहीं किया। आपने
प्रश्न ठीक किया। शासन ने मुझे कई बार पदासीन करने की चेष्टा की, लेकिन मैंने हमेशा हाथ जोड़ लिया, क्योंकि जब चेयर पे बैठ जाऊंगा तो मैं अगर सरकार गलत कर रही है तभी मैं विरोध नहीं कर पाऊंगा। आज भारतीय जनता पार्टी में हूं, लेकिन अगर कहीं मुझे लगता है कि इससे देश का नुकसान, देशवासियों का नुकसान हो रहा है, तो मैं सबसे पहले विरोध करता हूं। चाहे मैं पार्टी में रहूं या न रहूं, उसकी मुझे चिंता नहीं रहती है। मैं प्रबल विरोध करता हूं, जैसे विपक्षी के रूप में विरोध शुरू कर देता हूं। बहुत अच्छी बात है। एक चीज ये बताइए, आपकी आवाज खैर सरकार तक पहुंचती है, आप सीधे बात भी करते हैं, सीएम साहब से बात करते हैं, मोदी जी से बात करते हैं। आपसे ये कहना चाहते हैं कि ये जो हिंदू मुसलमान के मुद्दे को उछालने का काम हो रहा है, इसमें सरकार का हाथ है, या सरकार करना चाहती है, या सरकार करा रही है? देखिए, हिंदू और मुसलमान का बवाल जब तक शांत नहीं होगा, हमारा देश विकास नहीं कर पाएगा। चाहे एक मोदी नहीं 10 मोदी पैदा हो जाए, विकास नहीं कर पाएगा। पहले तो हिंदू और मुसलमान की बात से हमको ऊपर उठना होगा। आज दुनिया चांद पे पहुंच गई और हिंदुस्तान के लोग हिंदू और मुसलमान के झगड़े में उलझे हुए हैं। जब देश विकास की तरफ जाता है, कोई विकास पुरुष आता है विकास करने के लिए, तब तक हिंदू और मुसलमान का झगड़ा लगा दिया जाता है। ये विपक्ष के इशारे पे होता है। ये आपका कहना है कि हिंदू मुसलमान का झगड़ा जो है ये सरकार नहीं करा रही है, ये काम विपक्ष का है, और ये कहना चाहते हैं कि ये जो मीडिया की भूमिका है, इसमें ये तमाम तरह से ये बात आती है कि ये मीडिया गोदी मीडिया है, ये मोदी मीडिया है, इस पे क्या करना चाहते हैं? देखिए, मीडिया की भूमिका तो हमेशा से संदिग्ध रही है। आपको मालूम होना चाहिए, आज से 20 साल पहले एक मेरा आर्टिकल आया था मीडिया और अदालतों के खिलाफ। भारत की अदालतें अगर ठीक हो जाएं, वो न्याय करने लगे, तो अपराध कम हो जाएगा, और मीडिया सही लिखने लगे तो अपराध कम हो जाएगा। लेकिन ये दोनों सुधरने वाले नहीं है। आप देखिए, मुंसफ मजिस्ट्रेट के सामने ही भेंट लिया जाता है। अदालत में जब पुकार होता है तो भेंट लिया जाता है। पहले 2 रुपए था, 10 रुपए, अब पता नहीं कै रुपए हुआ। ठीक है, मेरा पहला विरोध हुआ था एक मिसेस सिंह के अदालत में, किसी मामले पे मैं गया था तो भेंट लिया जा रहा था। मैंने पूछा, भाई ये क्या है? लोगों ने कहा कि ये तो प्रथा है। हमने तुरंत विरोध किया, तो उस पर बहुत हंगामा खड़ा हो गया था। तो ये दो अगर सुधर जाए, न्यायपालिका सुधर जाए और मीडिया सुधर जाए, तो देश में 60% सुधार हो जाएगा। तो ये जो आज हिंदुस्तान में हो रहा है, हिंदू मुस्लिम बार बार हो रहा है, अभी ये जमात के लोगों ने अपना प्लाज्मा डोनेट किया है, इस पे क्या कहना चाहते हैं? जी, जमात के लोगों में सारे जमात के लोग तो खराब नहीं है ना, सारे मुसलमान खराब नहीं है। अगर 10% राष्ट्रवादी हैं तो वो राष्ट्रवादी मुसलमान पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। जो बाहरी मुसलमान आए हैं, जो हिंदुस्तान को अस्थिर करना चाहते हैं, चाहे वो बांग्लादेशी हो चाहे वो पाकिस्तानी हो, वो हिंदुस्तान को अस्थिर करना चाहते हैं। इसलिए वो यहाँ जमात के रूप में शामिल हुए और बीमारी फैलाए हैं। सारे जमाती नहीं गलत हैं, जो यहाँ के वो नहीं गलत हैं, जो बाहर से आए हैं वो बीमारी फैला रहे हैं। आपका कहना ये है कि जमात के लोग जो हिंदुस्तानी हैं वो गलत नहीं है, जो पाकिस्तान से आए हैं, जो बांग्लादेश से आए हैं, उनकी गलती है कोरोना फैलाने में। तो एक बात और कहना चाहते हैं सर, आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या मुस्लिम को अवॉइड करके भारतीय जनता पार्टी सरकार चलाती रहेगी, या मुस्लिमों को अपने पक्ष में करने की कभी कोशिश करेगी? ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। आपको बता दूं, मुस्लिम को कभी भारतीय जनता पार्टी ने अवॉइड नहीं किया है। आप देखें, मुस्लिम औरतों के साथ जो अत्याचार होता था, 3 तलाक और हलाला, ये किसने खत्म किया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनको न्याय दिया। इतने बड़े पैमाने पे आज न्याय मिला है मुस्लिम औरतों को, तो मुस्लिमों के हम दुश्मन नहीं है, मुस्लिमों के भी पक्षधर हैं, लेकिन उनके सही कार्यों के। अगर वो सही काम नहीं करते हैं तो उनके पक्षधर नहीं है। हिंदू भी अगर सही काम नहीं करता है तो उनके पक्षधर नहीं है। हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास लेके चल रही है। ये नहीं कह रही है कि हिंदू हो तुम तो मुसलमान को मार दो, या मुसलमान हो तुम तो हिंदू को मार दो। नहीं, गलत किसी के भी साथ नहीं होना चाहिए, ये मेरे सरकार का नारा है, और इसीलिए आज मोदी जी को लोग विकास पुरुष की संज्ञा दे रहे हैं। अच्छा, आपके सरकार का कार्यकाल लगभग आपको पता ही है कि 7 साल होने जा रहा है केंद्र सरकार की। इसकी सफलता और असफलता के बारे में क्या 2 शब्द कहना चाहते हैं? देखिए, सरकार के कार्यकाल के सफलता असफलता के बारे में देश की जनता पूरी तरह जान रही है। विपक्ष भले कितना भी प्रोपगंडा कर ले, लेकिन जो विकास है वो विकास दिखाई दे रहा है, विकास पूरी तरह दिखाई दे रहा है। आप देखिए, आज सड़कों का जाल बिछता जा रहा है डे बाय डे।
जितने 2 लेन थे वो सब 4 लेन हो रहे हैं, जो 4 लेन थे वो 6 लेन हो रहे हैं, ये भी विकास है। फैक्ट्रियां बैठ रही, ये भी विकास है। उसमें लोगों को रोजगार मिल रहा, वो भी विकास है। अब एक डिमांड हमने बहुत पहले की थी, आपको याद होगा, आप मीडिया के लोग हैं, माननीय सीवी पांडे जी के साथ एक जन आंदोलन में हम लोगों ने संयुक्त रूप से डिमांड रखी थी गांव की सरकार बनाने की बात। तो गांव की सरकार जिस दिन बन जाएगी उस दिन विकास आपके गांव में भी दिखने लगेगा। और शायद ये जो भयावह स्थिति आज आई है कोरोना की, इस पे माननीय योगी जी और मोदी जी ने सोचना शुरू कर दिया है कि गांव के सरकार की जरूरत अब आन पड़ी है। अब गांव में ही आपको रोजगार मिल जाएगा। गांव के सरकार का मतलब गांव में ही रोजगार मिल जाएगा। गांव में ही सारे प्रशासनिक अफसर जैसे शहर में बैठते हैं वैसे गांव में भी बैठेंगे। ये सारी व्यवस्था, जिससे आपको गांव से शहर ना आना पड़े, वहीं आपको व्यवस्था मिल जाएगी, आपको न्याय वहीं मिल जाएगा, शहर तक नहीं आना पड़ेगा। तो गांव की सरकार की डिमांड ये संविधान में भी है और इसीलिए हम लोगों ने बहुत पहले ही उठाया था। सन 88 में इसकी डिमांड उठी थी और बीच में किसी कारणों से वो रुक गई थी और अब ये मोदी सरकार भी उस पर पहल शुरू कर दी है। बहुत अच्छा। और जय, ठीक है, आप सरकार बहुत अच्छा विकास की है, 2 लेन को 4 लेन किया है, 6 लेन किया है, ठीक है, लेकिन जो आर्थिक जीडीपी है वो हमेशा गिरती जा रही है और कभी ऐसा नहीं हुआ कि 70 सालों में इतनी गिरी हो। इससे क्या कहना चाहते हैं? नहीं, आपको बता दूं, जीडीपी गिरती जा रही, वो तो आप एक पहलू देख रहे हैं, लेकिन जब विकास होगा तो धन तो खर्च होगा ना। 70 साल में विकास कहाँ हुआ कि जीडीपी फ्लक्चुएट करे? जब विकास हुआ ही नहीं, वो विकास का पैसा तो जेब में चला जाता था। हमारा विकास होता था, व्यक्तिगत नेताओं का विकास होता था। आज नेताओं का विकास बंद हो गया है, आज देश का विकास हो रहा है। जनता का पैसा जनता की ही सेवा में फिर लगाया जा रहा है। आप देखिए, इतनी बड़ी त्रासदी पे इतने बड़े देश में कोई भूखा नहीं सोने पा रहा है, अनाज की कमी नहीं होने पा रही, दवा की कमी नहीं होने पा रही, प्रशासनिक व्यवस्था की कमी नहीं होने पा रही। अब तक दूसरी सरकार रही होती तो कई लाख करोड़ रुपए का घोटाला सामने आ गया होता और आप ही के कलम से लिखा जाता, मीडिया के बंधु, आपके ही कलम से लिखा जाता। आपका कहना है कि केंद्र सरकार ने बहुत अच्छा काम किया और आर्थिक क्षेत्र में बहुत विकास हो रहा है। बस ये हम कहना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है माननीय आदित्यनाथ जी की, इसके विषय में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार भी ठीक ठाक काम कर रही है। मैंने कहा ना कि बहुत अच्छा भी नहीं है तो बहुत बुरा भी नहीं है। मुझे दुख क्या है कि समिट की बैठक जो आदित्यनाथ जी ने फरवरी माह में बुलाई थी सरकार गठित होने के बाद, यहाँ फैक्ट्रियां लगेंगी, लेकिन अभी तक उसकी पहल पूरी तरह हो नहीं पाई। इस बात का मुझे दुख है। और कर्मचारियों को जो परमानेंट तैनाती का आश्वासन इन्होंने दिया था, जब विपक्ष में थे तो चिल्लाते सबसे ज्यादा थे और आज उसे ये आत्मसात कर रहे हैं। ये कब सुधरेंगे ये नहीं मैं समझ पा रहा हूँ। यानी कि आपका कहना है कि केंद्र सरकार से कोई शिकायत नहीं है, माननीय आदित्यनाथ जी का काम 70% अच्छा है, 30% अच्छा नहीं है और वो अपनी गलती का एहसास कर रहे हैं। लेकिन ये कहना चाहते हैं कि गोरखपुर में हमारा जो क्षेत्र है, ये क्या बोलते हैं, ये दुरियापार चीनी मिल का क्षेत्र है। अभी यहाँ पे एक बायो एथेनॉल के लिए उन्होंने उद्घाटन किया था, वहां पे कोई काम शुभारंभ नहीं हो पाया। क्या कहना चाहते हैं? ये तो दुर्भाग्यपूर्ण बातें हैं। और धुरियापार चीनी मिल में जो आपने एथेनॉल की बात की है, उसके लिए केंद्र सरकार से बहुत पहले ही बात हो गई थी, जब फर्टिलाइजर पे आए थे उद्घाटन करने, और उसे भी चालू करने की बात हुई थी, लेकिन कतिपय कारणों से रुका हुआ है। मैंने अभी पहले ही बताया कि समिट की बैठक में सारे प्रस्ताव आए थे, यहाँ उद्योग धंधे लगाए जाएंगे और जो बंद पड़े हैं उसे चालू किए जाएंगे। आपके क्षेत्र में एक बार बैठक बुलाई गई थी, मैं भी गया था, मैंने भी आवाज बुलंद किया था कि इस क्षेत्र के लिए आंदोलन किया जाएगा, लेकिन किन कारणों से सरकार रोक के बैठी, वही 30% दुख का कारण मैं बता रहा हूँ ना, कि वही 30% कमी है योगी जी में, जिसे सुधारने तो बेहतर है। और अभी हमारे प्रदेश में तमाम भर्तियां थी और भर्तियों पर रोक लगी है, बहुत सारी भर्तियों की विसंगतियां हैं। और लॉकडाउन के बाद क्या होगा, प्रदेश के लोग रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, प्रदेश के लोग, प्रदेश के नौजवान ऐसे ही भटकते रहेंगे। और जन आंदोलन को जिस तरह दबाया जा रहा है, इससे क्या जन आंदोलन नहीं हो पा रहा है, बहुत सारे प्रोग्राम नहीं हो पा रहे हैं, बहुत सारे लोग अपनी आवाज उठा, इसके विषय में क्या कहना चाहते हैं? इस जन आंदोलन को तो दबाना नहीं चाहिए। अगर जन आंदोलन को दबाया जा रहा है तो ये गलत है, और मुझे नहीं लगता कि जन आंदोलन को दबाया जा रहा है। आपने देखा होगा कि पीटीसी के बच्चों पे जब लाठीचार्ज हुआ तो सबसे पहले नगर निगम में मैं गया था अपनी ही सरकार का विरोध करने, इस पे तुरंत सुनवाई भी हुई थी, जिससे सरकार ने संज्ञान भी लिया था। तो जन आंदोलन दबाया नहीं जा रहा है,
ये आपके द्वारा मैं सुन रहा हूँ, लेकिन अगर ऐसा होता है तो उसका विरोध होगा। अच्छा, एक चीज और कहना चाहते हैं, जो अभी एनआरसी एनपीआर को लेकर के जो विवाद हुआ था, उस विवाद में बहुत सारे लोगों की फोटो को लगाया गया, सरेआम किया गया। कोर्ट ने उनको कहा कि ये अवमानना के खिलाफ है और ये नहीं करना चाहिए था। प्रदेश सरकार ने सरेआम जो सबका फोटो लगा के उनसे वसूली होगी, इस पे क्या कहना चाहते हैं आप? नहीं, वो तो योगी जी का निर्णय बढ़िया था, जिससे तोड़फोड़ रुकेगा। आप बताइए, सरकारी संपत्ति आप तोड़ दे रहे हो, मकान जला दे रहे हो, दुकान जला दे रहे हो, क्यों जला रहे हो भाई? उस वस्तु ने दुश्मनी तो किया नहीं, उस वाहन ने तो दुश्मनी किया नहीं। व्यक्ति ना दुश्मन होता है, वस्तु तो दुश्मन होता नहीं है। आपने जला दिया, मान लीजिए एक दुकान किसी का आपने जला दिया, उसकी रोजगार तो बंद हो गई, तो क्यों ना आपसे वसूला जाए? ये तो सराहनीय निर्णय था। तो ऐसा तो सभी सरकारें करती हैं। हर सरकारों में कभी पता चलता है कि बजरंग दल वाले, कभी हिंदू वाहिनी वाले, कभी कोई कोई तो तोड़फोड़ करते हैं, बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसा क्या सबका ऐसा नीलाम होगा, सबके ऐसे पोस्टर लगाए जाएंगे सर? बिल्कुल लगाए जाए। ये तो अब विधेयक बन गया ना, ये तो नियमावली बन गया। आप सबके साथ हो, कल हम विपक्ष में रहेंगे, हमें भी ये भोगना है। अच्छा, जो भी ऐसी गलती करे उसे सजा मिलनी चाहिए, उसकी संपत्ति को बेच के उसकी पूर्ति की जाए। यानी ये है कि सिर्फ मुसलमानों को टारगेट ना किया जाए। अभी ये जो एक्ट बना है, इसमें कोई भी अगर सरकारी तोड़फोड़ करता है, नुकसान पहुंचाता है या बाधा पहुंचाता है, उससे नुकसान होता है सरकारी संपत्तियों को, तो किसी भी समाज का हो, किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, उसके ऊपर ये विधेयक लागू होगा और उससे ही वसूली की जाएगी। यही आपसे यही कहना चाहते हैं? जी जी जी। पहली बात तो जान लीजिए, इस एक्ट से किसी मुसलमान का नुकसान है ही नहीं है। उन्हें गुमराह किया जा रहा है। इतने बड़े बड़े बच्चे आ रहे हैं, मोदी जी को गाली दे रहे हैं। आप बताइए कितना उदार प्रधानमंत्री है कि एक्शन नहीं लिया। आप भारत के प्रधानमंत्री को गाली देंगे? किसकी हैसियत है जो गाली दे? अगर सरकार अपने पे आ जाएगी तो 1 घंटे आप नहीं रह पाएंगे, लेकिन सरकार तरह दे रही, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सर पे चढ़ जाएं। कहाँ मुसलमान का नुकसान है? किस मुसलमान को निकालने की बात हो रही है? निकालने की बात होती तो मेरे पास सशस्त्र बल है, सेना लगा के आपको पाकिस्तान की बॉर्डर में भेज दिया जाता है, जाओ रहो। आप जितनी आजादी से यहाँ रहते हो, क्या पाकिस्तान में भी यहाँ का मुसलमान रह पाता है या हिंदू रह पाता है? कोई रह पाता है? बांग्लादेश में आप रह पाते हैं इतनी आजादी से? अरब कंट्री में इतनी आजादी से रह पाते हैं? आपको शर्म आनी चाहिए जो लोग हिंदुस्तान का विरोध कर रहे हैं। यहाँ का अनाज खाते हो और यहाँ का विरोध करते हो, शर्म नहीं आती है? मैंने कहा ना, 10% राष्ट्रवादी हैं और वही हमारे हैं। जो मुसलमान राष्ट्रवादी वही मेरे हैं, बाकी मेरे नहीं है। अच्छा, मतलब ये है कि जो मुसलमान है वो 10% सिर्फ आपके हैं, राष्ट्रवादी हैं या देशभक्त हैं। 90% 90% जो पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान परस्त हैं, वो इशारे पे काम कर रहे हैं, पाकिस्तान से पैसा ले रहे हैं, यहाँ आके तोड़फोड़ कर रहे हैं। अच्छा, आके तोड़फोड़ करते हैं, यहाँ के रहने वाले तोड़फोड़ करते हैं। पाकिस्तानी कौन लोग हैं? 90% के लोग हैं। 90% घुसपैठिए हैं। जैसे भी देखिए, 45 लाख बांग्लादेश में पकड़े गए और उनकी आड़ में यहाँ का भाई हमारा जो मुसलमान है वो बदनाम हो रहा है। ठीक उसी तरह से पाकिस्तानी घुसपैठिए भी हैं, रोहिंग्या मुसलमान भी हैं। ये सारे घुसपैठिए हैं, ये हमारे मुसलमान नहीं है, ये सनातनी नहीं है। कोई सनातनी मुसलमान बवाल कर ही नहीं सकता, वो तो हिंदू से कन्वर्ट है, वो कैसे बवाल करेगा? हिंदू धर्म कभी बवाल नहीं सिखाता है। बहुत बड़ी बात आपने कही कि सनातनी मुसलमान, ये बहुत बड़ा एक मुद्दा है। सनातनी मुसलमान यानी जो कन्वर्ट हुए हैं, उन्हें आपने एक संज्ञा दी है सनातनी मुसलमान की। जी, सनातनी मुसलमान इसलिए कि वो हिंदू था। आपको बता दूं, इनके पैगंबर मोहम्मद साहब भी शिव के उपासक थे। दुनिया में केवल सनातन धर्म ही था, सनातन से ही सब निकले हैं। वटवृक्ष है सनातन धर्म, और सनातन धर्म को बार बार चोट किया जा रहा है, बार बार चोट किया जा रहा है। ईरान भी कभी हमारा अंग था, अलग हुआ। बांग्लादेश हमारा अंग था, अलग हुआ। पाकिस्तान हमारा अंग था, अलग हुआ। अफगानिस्तान हमसे अलग हुआ, बर्मा हमसे अलग हुआ। सारे तो हमारे ही अंग थे। सनातन धर्म पे कितनी बार आप प्रहार कर रहे हैं, लेकिन ये धर्म टूटने वाला नहीं है। इसको तोड़ने का लाख प्रयास करेंगे। बट वृक्ष अक्षय होता है, उसका कभी नाश नहीं होता है। चलिए, इन मुद्दे पे बाद में बात होगी। बहुत अच्छा मुद्दा रहा, बहुत अच्छी बातें रही। बस आपसे विदा लेना चाहेंगे, कहना चाहते हैं कि ये लॉकडाउन के लिए क्या करें, ये बढ़ेगा या घटेगा? लॉकडाउन तो अभी बढ़ेगा, जून तक बढ़ेगा। मेरे ख्याल से लॉकडाउन बढ़ाने में ही भलाई है, ताकि बीमारी रुके, क्योंकि टीके अभी बन नहीं पाए हैं। दवा इजाद होने में टाइम लगेगा। वैज्ञानिक और डॉक्टर्स हमारे परेशान हैं, और सबसे ज्यादा तो परेशान हमारे 2 सेवक हैं, डॉक्टर और पुलिसकर्मी, जो 24 घंटे में मेरे ख्याल से 20-22 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं लोग।
मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया सर। आपसे बस यही कहना चाहते हैं, डाबरा समाचार को क्या कहना चाहते हैं? आपका समाचार बहुत अच्छा है और देश की समाचार कवरेज में आपकी अग्रणी भूमिका है। मेरा हार्दिक शुभकामना है कि आप दिनों दिन तरक्की करें और निष्पक्ष लिखें, निष्पक्ष वक्तव्य दें अपने समाचार के माध्यम से। जय हिंद, जय भारत। डाबरा समाचार से मनोज कुमार, कैमरामैन विकास के साथ। थैंक यू। जय हिंद।